नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BHB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है प्रीसम द्वितीय भाग से लिए गए गद्य भाग से कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, और इससे पहला प्रश्न है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। उत्तर होगा इसका, पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। समस्त नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी तरह प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, भगवान बुद्ध ने पटना अर्थात पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। और यह प्रश्न बोध मॉडल भी है, तो इसका उत्तर होगा भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। कालांतर में पाटलिग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। बुद्ध की कही गई ये बातें सत्य हो रही हैं। लोग आज भी आग और बाढ़ से प्रभावित हैं। तीसरा प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का वर्णन करें। उत्तर होगा इसका, पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का इतिहास 2500 वर्षों से चला आ रहा है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि ने अपने स्मरणों में यहाँ के अनेक संपदाओं का वर्णन किया है। दामोदर गुप्त के अनुसार यह नगरी स्वर्ग से भी सुंदर थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। अशोक के समय इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। चौथा प्रश्न है लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं। उत्तर होगा इसका, लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। आज भी नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजित जाती हैं। सिखों के लिए पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा यहीं अवस्थित है तथा प्राचीन काल में यहाँ के लोग आनंदमग्न होकर कौमुदी महोत्सव का आयोजन आज के दुर्गा पूजा की भांति करते थे। पांचवा प्रश्न है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। उत्तर है इसका, कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र की प्रशंसा की है। उनके अनुसार पाटलिपुत्र अर्थात पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की नगरी स्वर्ग से की है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण यहाँ के लोग स्वस्थ हैं। छठा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। उत्तर होगा इसका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। एक यूनानी राजदूत ने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि यह नगर दर्शनीय है। अगला प्रश्न है लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। उत्तर होगा, लेखक के विचार में पाटलिपुत्र का सभी कालों में अत्यधिक महत्व रहा है। वे कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। पाटलिपुत्र का वर्णन कई विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में किया है। दूसरा प्रश्न है शिक्षा के संबंध में पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में लेखक के क्या विचार हैं। उत्तर होगा इसका, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि सरस्वती के वंशज पाटलिपुत्र में रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वरुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली गई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। तीसरा प्रश्न है लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं। उत्तर होगा इसका, लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। आज भी नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। सिखों के लिए पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा यहीं अवस्थित है तथा प्राचीन काल में यहाँ के लोग आनंदमग्न होकर कौमुदी महोत्सव का आयोजन आज के दुर्गा पूजा की भांति करते थे। चौथा प्रश्न है लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर होगा इसका, लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ सुख सुविधा, शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी।
मुगल काल में तथा अंग्रेजों के शासनकाल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। 5वां प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? और यह प्रश्न बोध मॉडल भी है और 2013 में पूछा भी जा चुका है। उत्तर होगा इसका, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, जो यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय वाले लोगों के अलावा अन्य संप्रदाय वाले तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और इस पाठ से एक विशेष प्रश्न है। प्रश्न संस्कृत में पूछा गया है, पाटलिपुत्र से नगरस्य का विशेषता, और इसका हिंदी में उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा, पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली गई थी। प्राचीन काल में यहाँ के लोग आनंदमग्न होकर कौमुदी महोत्सव का आयोजन आज के दुर्गा पूजा की भांति करते थे। चंद्रगुप्त के समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। अशोक के समय में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। इस प्रकार यह नगर आज भी सभी क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ है अलस कथा, और इससे 3 अंक स्तरीय प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अलस कथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। और यह प्रश्न 2012 में पूछा भी गया है। उत्तर होगा इसका, अलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति ने मानवीय गुणों के महत्व तथा आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। वीरेश्वर मंत्री गरीबों, अनाथों एवं आलसियों की मदद करते थे। लेखक के अनुसार आलसियों का जीवन अत्यधिक कष्टकारक है। वे अपने जीवन की रक्षा भी दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, जो सर्वथा त्याग करने योग्य है। दूसरा प्रश्न है, महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। उत्तर होगा इसका, वीरेश्वर मिथिला राज के महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। ये दानशील और दयावान थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। ये आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे। तीसरा प्रश्न है, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? उत्तर है इसका, आग लगने पर भी आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। वे आपस में वार्तालाप करते रहे। उसे सुनकर योगी पुरुष को भय हुआ कि वे जल जाएंगे। तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें धकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। चौथा प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? कथित पाठ के आधार पर लिखें। और यह प्रश्न बोध मॉडल है। इसका उत्तर होगा, विद्यापति मैथिली एवं संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की। इस रचना में आलस्य को समाप्त करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा का वर्णन है। वे आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अब 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचारों को स्पष्ट करें। उत्तर होगा इसका, अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। इस कथा में कुछ आलसी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरों की सहायता लेना चाहते हैं। इस कथा के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि आलस्य शत्रु के समान है, जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। दूसरा प्रश्न है, धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई? उत्तर होगा इसका, आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में लगे हुए आग को देखकर भाग गए। पाठ्यपुस्तक से चौथा पाठ है, संस्कृत साहित्य लेखिका है, और इससे 3 अंक स्तरीय प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं की योगदानों का वर्णन करें। उत्तर, चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना की। ऐसा कर उन्होंने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं पद्य में प्रसिद्ध हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें।
उत्तर होगा इसका विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुईं। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा प्रसिद्ध हैं। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास दिखाई देता है। इससे संस्कृत गद्य शोभित होता है। तीसरा प्रश्न है, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करें। उत्तर होगा इसका वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यामी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी वैदिक कालीन ऋषिकाएँ भी मंत्रों की दर्शिकाएँ थी। वैदिक साहित्य रूपी खजाने को भरने में प्राचीनकालीन महिलाएं अग्रणी थीं। इस पाठ से 2 अंक स्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। उत्तर होगा इसका संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। साहित्य में भी दोनों का एक समान महत्व है। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। उत्तर होगा इसका संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। अस्तु लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे YouTube चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।